हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम जानेंगे झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स को, और इसके अंतर्गत 5 करंट अफेयर्स डिटेल में देखेंगे और 5 वन लाइनर के फॉर्म में। एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं, और इस सेशन के अंत में हम देखेंगे झारखंड जीके के एक प्रश्न को डिटेल में। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को, और शुरुआत करते हैं हर दिन की तरह पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। यह अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के किस प्रसिद्ध कवयित्री को हाल ही में मिशिगन यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा सोशल मीडिया और भारतीय समाज विषय पर अपनी राय रखने हेतु एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया? ऑप्शन ए जसिंता केरकेट्टा, ऑप्शन बी मेघा श्रीवास्तव, ऑप्शन सी महुआ माझी अथवा ऑप्शन डी वंदना टेटे। दोस्तों इसका सही उत्तर है जसिंता केरकेट्टा। जसिंता केरकेट्टा को मिशिगन यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा आमंत्रित किया गया था सोशल मीडिया और भारतीय समाज विषय पर राय रखने के लिए। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड की आदिवासी पृष्ठभूमि की हिंदी कवि जसिंता केरकेट्टा को अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी द्वारा सोशल मीडिया और भारतीय समाज विषय पर यानी सोशल मीडिया एंड इंडियन सोसाइटी विषय पर बोलने के लिए बुलाया गया था, और यह 2 दिवसीय कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम 6-7 अप्रैल 2023 को अमेरिका में आयोजित किया गया था। जसिंता केरकेट्टा ने कार्यक्रम में सोशल मीडिया से जुड़े अपने अनुभव और कविताओं को साझा किया। इसके अलावा जसिंता केरकेट्टा को ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने भी आमंत्रित किया था, जहां उन्होंने अपने कविता पाठ किया और भारत में आदिवासियों की स्थिति पर अपना अनुभव साझा किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न है, झारखंड में गांव की प्रतिभाओं को निखारने व खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सभी गांवों में किस क्लब के स्थान पर सिद्धू कान्हू यूथ स्पोर्ट्स क्लब गठित किया जाएगा? ऑप्शन ए जयपाल क्लब, ऑप्शन बी गुरुजी क्लब, ऑप्शन सी बिरसा क्लब अथवा ऑप्शन डी कमल क्लब। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कमल क्लब। पिछले सरकार के द्वारा शुरू किया गया कमल क्लब के स्थान पे अब हेमंत सोरेन सरकार ने सिद्धू कान्हू यूथ स्पोर्ट्स क्लब गठित किया है। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में हर गांव में प्रतिभाओं को निखारने व खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सिद्धू कान्हू युवा क्लब गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह क्लब अपने क्षेत्र की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का भी कार्य करेगा। पिछली सरकार यानी बीजेपी सरकार द्वारा इसी उद्देश्य से एक क्लब की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था कमल क्लब। अब कमल क्लब की जगह राज्य सरकार यानी वर्तमान सरकार हेमंत सरकार ने प्रत्येक गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब गठित करने का निर्णय लिया है। 18 से 40 वर्ष तक के युवा इस क्लब के सदस्य हो सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि इस क्लब का संचालन कैसे होगा, यानी इसका आय का स्रोत क्या होने वाला है। आपको बता दें कि गांव स्तर पर प्रत्येक क्लब को उपायुक्त यानी डीसी द्वारा 25,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा क्लब को दान, भेंट और अन्य स्रोतों से आय प्राप्त होगा। वहीं बिरसा लाइब्रेरी और दिशोम जिम्नेजियम के भवनों का निर्माण सांसद और विधायक मद से किया जाएगा, जबकि इसके संचालन के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। स्टेडियम, जिम्नेजियम, खेल सुविधाओं के पट्टा, टिकट सेल्स, एडवर्टीजमेंट्स आदि से इस क्लब को आय का स्रोत होगा, जिससे इस क्लब का संचालन किया जाएगा। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है आज का, 9 अप्रैल 2023 को पलामू टाइगर रिजर्व के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 50 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष अथवा ऑप्शन डी 75 वर्ष। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 50 वर्ष। पलामू टाइगर रिजर्व के 50 वर्ष हो गए हैं 9 अप्रैल 2023 को। दोस्तों आपको बता दें कि 9 अप्रैल 2023 को पलामू टाइगर रिजर्व के 50 वर्ष हो गए हैं, और इस अवसर पे टाइगर सेंसस 2022 के बारे में प्रधानमंत्री ने
घोषणा की है, यानी इसे जारी किया है। आपको बता दें कि टाइगर सेंसस 2022 के अनुसार पीटीआर यानी पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 3 बताई गई है, जबकि एक बाघ 2023 में पीटीआर में देखने को मिला है। इस लिहाज से पीटीआर में बाघों की संख्या कुल 4 हो गई है, यानी वर्तमान में बाघों की संख्या कुल 4 है। 3 2022 के टाइगर सेंसस में बताया गया है और एक बाघ हाल ही में स्पॉट किया गया है पीटीआर में। इस लिहाज से वर्तमान में अगर पूछा जाए तो बाघों की संख्या 4 हो गई है। दोस्तों आपको बता दें, जब 1974 में पलामू टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उस समय पीटीआर में यानी पलामू टाइगर रिजर्व में कुल 50 बाघ थे। 2000 बाघ में 38 बाघ रह गए। 2007 में 17 बाघ, 2009 में 8 बाघ, 2013-14 में 5 बाघ, 2018 में एक भी बाघ नहीं थे, जबकि 2022 में बाघों की संख्या 3 बताई गई है। यानी टाइगर सेंसस 2022 में पीटीआर में बाघों की संख्या 3 बताई गई है। आपको बता दें कि टाइगर सेंसस 2022 की गिनती में इनकी संख्या 3 बताई गई है। पहली बार पीटीआर में 1932 में बाघों की गिनती शुरू हुई थी, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान। वहीं पीटीआर से जुड़ी एक सबसे प्रमुख बात है कि इस इलाके में 1966-67 में बाघों के पद चिन्ह पर यानी फुट प्रिंट के आधार पर गिनती शुरू की गई थी बाघों की। पहली बार बाघों की गणना शुरू की गई थी 1932 में, परंतु बाघों के फुट प्रिंट के आधार पर 1966-67 में बाघों की गणना शुरू की गई। वहीं पीटीआर की एरिया की बात करें तो यह कुल 1129 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से सटी हुई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के कुल 9 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें पीटीआर यानी पलामू टाइगर रिजर्व को भी शामिल किया गया है, यानी 9 टाइगर रिजर्व में पीटीआर भी शामिल है। आइए इस संबंध में आपको और कुछ बता देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टाइगर सेंसस 2022 प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया है। 9 अप्रैल 2023 को टाइगर सेंसस 2022 प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जारी किया गया। भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी यानी बाघों की संख्या 3167 हो गई है। पिछले सेंसस की बात करें जो 2018 में हुआ था, उसके हिसाब से बाघों की संख्या थी 2018 में 2967 और 2018 से तुलना करें तो 2022 में 200 बाघों बढ़े हैं, यानी 6.7% बाघों की वृद्धि हुई है 2018 के मुकाबले 2022 में। आपको बता दें कि हर 4 वर्ष में टाइगर सेंसस कराया जाता है। अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो दोस्तों 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने भारत में बाघों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। इसकी शुरुआत तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू की थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है आपको बताते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही बाघों को संरक्षित किया जाता है, यानी उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए ही एक एक्ट बनाया गया था जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं और ये 1972 में बनाया गया था। इसके सेक्शन 38L1 के तहत NTCA यानी द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का भी गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। किस स्टेडियम के उस स्टैंड में वर्ल्ड कप विजय स्मारक यानी विक्ट्री मेमोरियल बनाने का फैसला किया गया है, जहां 2011 ODI वर्ल्ड कप के दौरान धोनी का छक्का गिरा था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली, ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई, ऑप्शन सी सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, ऑप्शन डी ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 2011 वर्ल्ड कप के दौरान धोनी ने लास्ट छक्का मारा था और 2011 का वर्ल्ड कप जीता था और यह खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम में। और जिस जगह पे छक्का गिरा था वहाँ पे अब उस स्टैंड पे विक्ट्री मेमोरियल बनाने का निर्णय लिया गया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं।
आपको बता दें कि 2011 में धोनी का विक्ट्री छक्का वानखेड़े में जिस स्थान पर गिरा था वहां विजय स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्घाटन भी स्वयं धोनी ने ही किया है। आपको बता दें कि वर्ष 2011 में भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ही वह छक्का जड़ा था और देश यानी भारत विश्व कप 2011 का जीत सका था। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट के इस यादगार लम्हे को और ख़ास बनाने के उद्देश्य से MCA यानी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम के उस स्टैंड में वर्ल्ड कप विजय स्मारक बनाने का फैसला किया है जहां धोनी ने छक्का जड़ा था। क्रिकेट स्टेडियम के स्टैंड्स में किसी खिलाड़ी को इस तरह का सम्मान देने का भारत में यह पहली तरह का मामला है। इसके लिए स्टैंड्स की 5 कुर्सियां को हटाई जाएंगी और वहां विजय स्मारक यानी विक्ट्री मेमोरियल बनाया जाएगा। अक्टूबर-नवंबर 2023 तक यह बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि धोनी के सम्मान में उन 5 कुर्सियों पर कोई नहीं बैठेगा और जहां उनके बल्ले से निकला वर्ल्ड कप विनिंग 6 आकर गिरा था। आज का चौथा प्रश्न है, अंग्रेजी हुकूमत के दौरान किस स्टेट की महारानी रही दुर्गावती देवी का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए खरसवां स्टेट की महारानी, ऑप्शन बी टोरी स्टेट की महारानी, ऑप्शन सी धालभूम स्टेट की महारानी अथवा ऑप्शन डी संथाल स्टेट की महारानी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टोरी स्टेट की महारानी रही दुर्गावती देवी का निधन हो गया है हाल ही में। आइए दोस्तों इसके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान टोरी स्टेट की महारानी रही दुर्गावती देवी का 5 अप्रैल 2023 को रांची के मोराबादी स्थित आवास पर हो गया। वह 93 वर्ष की थी। स्वर्गीय जगधात्रीनाथ शाहदेव उनके पति थे और स्वर्गीय जगधात्रीनाथ शाहदेव पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और उनके निधन के बाद दुर्गावती देवी ने ही पूरे परिवार को यानी पूरे स्टेट को संभाल रही थी। इसके अलावा आपको बता दें कि टोरी परगना और टोरी रेलवे स्टेशन का नाम भी, टोरी स्टेट का नाम भी इसी राजघराने के नाम पर पड़ा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार झारखंड इस राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा को लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के मामले में देश में कौन सा रैंक हासिल हुआ है? 8वां, 5वां, तीसरा अथवा पहला? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 हाल ही में जारी किया गया है। इसमें झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा को पहला स्थान हासिल हुआ है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, जिसे शॉर्ट में झालसा और इसका फुल फॉर्म बता दें तो ये है झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, लोगों को कानूनी सहायता देने के मामले में देश में प्रथम आया है। झालसा ने कई मानदंडों में अपने प्रदर्शन को सुधार करते हुए पिछले 3 वर्षों में झालसा 14वें स्थान से पहले नंबर पर आ गया है। आपको बता दें कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार झालसा को 10 में से कुल 6.1 अंक हासिल हुए हैं। झालसा ने आम लोगों की सहूलियत के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके अलावा ये अब जानते हैं कि झालसा क्या है और नालसा क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि झालसा का फुल फॉर्म झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है और झालसा की स्थापना समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता यानी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। अगर नालसा की बात करें तो ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। 1987 में इसे पास किया गया था संसद के द्वारा। आपको बता दें कि 1987 में संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम बनाया गया जो 9 नवंबर 2095 को प्रभाव में आया था। इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार यानी नालसा की स्थापना की गई थी। इसी के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकार जिला व तहसील स्तर पर क्रमशः जिला विधिक सेवा प्राधिकार और तहसील विधिक सेवा प्राधिकार बनाए गए हैं, जबकि प्रत्येक उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियां का गठन किया गया है।
इन प्राधिकरणों यानी अथॉरिटी के माध्यम से राज्य, जिला, तहसील स्तर पर नालसा की नीतियों और निर्देशों को लागू किया जाता है तथा नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को। दोस्तों आपको बता दें कि आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में संचालित तेजस्विनी परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा संपोषित है यानी सपोर्टेड है? इसका उत्तर है विश्व बैंक। वर्तमान में दोस्तों तेजस्विनी योजना राज्य के 17 जिलों में संचालित है। जल्दी इसे 24 जिलों में संचालित करने की बात कही जा रही है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? इसका उत्तर है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग। इस विभाग के मंत्रालय की बात करें तो वर्तमान में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री हैं जोबा मांझी, जो झारखंड की एकमात्र महिला मंत्री है। तीसरा प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ संथाल परगनास के लेखक कौन है, जिस पुस्तक का लोकार्पण झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया है? दोस्तों झारखंड के 11वें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ही डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना का लोकार्पण हाल ही में किया था। अगला प्रश्न है, सभी जिला और राज्य स्तर पर संवाद के लिए 65 इंच का एलईडी किस योजना के तहत लगाया जाएगा? पंचायत सचिवालय एवं सुदृढ़ीकरण योजना के तहत 65 इंच का एलईडी टीवी सभी जिला और राज्य स्तर पर संवाद हेतु लगाया जाएगा और इसकी घोषणा 2023-24 के बजट में की गई है। झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रणधीर सिंह, जिनका निधन 8 मार्च 2023 को हुआ, वे किस खिलाड़ी से संबंधित है? वे किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर है क्रिकेट। रणधीर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेटर थे जिनका निधन 8 मार्च 2023 को हो गया और वे जमशेदपुर के थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के ब्रजेंद्र कुमार पटनायक को 2023 में छऊ नृत्य में विशेष योगदान के लिए किस वर्ष का या किस वर्ष के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020 अथवा ऑप्शन डी 2021। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं झारखंड जीके के एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न को। दोस्तों ये प्रश्न है, भारत की पहली महिला आदिवासी साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए एलिस एक्का, ऑप्शन बी डॉक्टर सावित्री बड़ाइक, ऑप्शन सी जसिंता किरकेट्टा अथवा ऑप्शन डी वंदना टेटे। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एलिस एक्का झारखंड की पहली आदिवासी साहित्यकार है, यानी पहली महिला आदिवासी साहित्यकार है। आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मुंडा आदिवासी समुदाय की एलिस एक्का हिंदी में कथा साहित्य लिखने वाली भारत की पहली महिला आदिवासी साहित्यकार है। एलिस एक्का का पूरा नाम है एलिस क्रिस्तियानी पूर्ति और उनका जन्म हुआ था 8 सितंबर 1917 को रांची में और इनका परिवार बिरसा मुंडा परिवार से संबंध रखता है। एलिस एक्का की प्राइमरी और मैट्रिक की पढ़ाई की बात करें तो वे रांची के सेंट मार्गरेट्स स्कूल बहुबाजार रांची से हुई थी मैट्रिक और प्राइमरी की शिक्षा। इसके बाद अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन करने वाली वे ग्रेटर झारखंड की पहली आदिवासी महिला हैं। आपको बता दें कि 1971 में नवंबर में जब डॉक्टर निर्मल मिंज की अगुवाई में रांची के गवर्नर इस कॉलेज की स्थापना की जा रही थी तो वे कॉलेज से जुड़ गई और 1972 में वह वहां अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। उनकी मृत्यु यानी एलिस एक्का की मृत्यु 5 जुलाई 1978 को रांची में ही हो गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि एलिस एक्का की साहित्य सृजन और कहानियाँ क्या क्या हैं। एलिस ने 50 के दशक में ही साहित्य सृजन शुरू किया था और कई कहानियाँ लिखी। खलील जिब्रान जैसे विश्वविख्यात दार्शनिक लेखक की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। एलिस हिंदी साहित्य की पहली दलित कथा लेखिका भी है।
आदिवासी नामक पत्रिका के जनवरी 1962 अंक में छपी दुर्गी के बच्चे और एल्मा की कल्पनाएं प्रकाशन के लिहाज से प्रेमचंद्र के बाद दलित विषय पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी है। मृत्यु के करीब 4 दशक बाद इनकी कहानियों का संकलन एलिस एक्का की कहानियां नाम से राधा कृष्ण प्रकाशन दिल्ली ने छपा है। तभी हिंदी साहित्य को इस विस्मृत आदिवासी लेखिका के बारे में पता चला है। यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।